दोस्तों, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जनरल स्टडीज़ और फिलोसफी की डिटेल्ड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी कैंपस। मेरा नाम है रवि चौधरी। दोस्तों, ये जो वीडियो है सार्त्र की फिलोसफी का पार्ट 2 है। इस पर मैं पार्ट 1 पहले बना चुका हूँ। पार्ट 1 में हमने बैकग्राउंड डिस्कस कर लिया है। बुक लिखी थी इन्होंने, बीइंग एंड नथिंगनेस। उसमें नथिंगनेस बीइंग क्या क्या मीनिंग थे इनके ये देख चुके हैं। और गॉड को ये नहीं मानते, रिफ्यूट करते हैं। क्यों करते हैं ये क्या, हम सब कुछ यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम आगे फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और 3 डायमेंशन क्या हैं एग्जिस्टेंस के, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि एक फ़िलोसोफर जितने भी हैं बहुत ही डाइवर्सिफाइड वे में उन्होंने अपनी फ़िलोसफी दी होती है, बहुत डाइवर्स टॉपिक्स पर। हम क्या पढ़ते हैं यहाँ पर, जो मैं वीडियो बनाता हूँ वो एग्ज़ाम से रिलेटेड बनाता हूँ कि अगर किसी भी एग्ज़ाम में कोई हम पढ़ रहे हैं तो एग्ज़ाम में एक स्पेसिफिक सिलेबस होता है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक ऐसा है जो मैंने छोड़ दिया है, नहीं कराया, तो आप उसे बताएं मुझे, मैं उस पर एडिशनल वीडियो बना दूंगा। जैसे हुसरल पर भी मैंने एडिशनल वीडियो बनाई थी। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं आज की वीडियो को, फ्रीडम एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी से। अच्छा दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आती हैं तो वीडियोस को शेयर किया करो, लाइक कमेंट ज़रूर किया करो, बताया करो कि आखिर कैसी लग रही हैं आपको वीडियो या कोई सुधार हो सकता है तो। और शेयर किया करो कुल मिला के अपने दोस्तों पे या जिस किसी को भी ज़रूरत हो उसको। फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पर हम एक सब टॉपिक भी डिस्कस करेंगे, वही है ये। यहाँ पर एक टॉपिक है जो सार्त्र का जगह जगह उस पर क्वेश्चन भी मिलता है, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। तो ये जो मैं अभी आपको बताऊंगा इसमें भी यही लिखना है। ये मैं अलग से क्यों लिख दे रहा हूँ, क्योंकि ये इस पर टॉपिक पर सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है। ये इनकी फ्रीडम से ही रिलेटेड है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि नथिंगनेस का मीनिंग क्या है, दैट मैन हैज़ टू क्रिएट इट्स एसेंस फ्रॉम नथिंगनेस। ठीक है, कुछ नहीं है उसमें से इनको अपना एसेंस जो क्रिएट करना है। कोई एसेंस नहीं है मैन का, कोई डेफिनेशन नहीं है डिफाइंड, कोई पर्पज़ नहीं बोल सकते आपको कि ये पर्पज़ या ये एक डेफिनेशन है उसकी। जैसे अलग अलग जो एसेंस की बात करते हैं, अलग अलग फिलोसफर्स में पढ़ चुके हैं, उसमें नहीं जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि मैन की, ह्यूमन बीइंग का कोई भी एसेंस नहीं है। ये हमने देखा था नथिंगनेस में। ये भी वही है। यहाँ पर बात यह है कि एग्जिस्टेंस पहले है या एसेंस पहले है। ये क्यों आया, ये आखिर हमें पढ़ना पड़ रहा है डेकार्ट की वजह से। ठीक है, डेकार्ट की फिलोसफी आपने ना पढ़ी हो तो वीडियो में प्लेलिस्ट चेक कर लें, मैंने डेकार्ट को अच्छे से समझा रखा है। तो डेकार्ट की जो फिलोसफी थी उसमें इन्होंने एक बात कही थी, दैट आई थिंक देयरफॉर आई एम, या यहाँ पर इन्होंने आई एम भी बोला था, आप एग्जिस्ट लिख लीजिए, ये भी इन्होंने बताया था। तो आई थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट, यहाँ पर इन्होंने ये जो डिक्टम था इनका, कॉजिटो एर्गो सम से निकल कर ये आए कि कोई डाउटिंग का प्रोसेस था। अब डाउट अगर है, डाउट थिंकिंग का प्रोसेस है, वो बिना किसी डाउटर के पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर इन्होंने एग्जिस्टेंस को एक तरह से वहाँ पर डिड्यूस किया था। अब ये जो है सार्त्र, ये इसका उल्टा बोलते हैं। ये क्या कहते हैं इसका, अच्छा इसका मीनिंग क्या हुआ, यहां पर पहले कौन दिख रहा है, यहां पर तो पहले एसेंस है, एसेंस प्रीसीड्स एग्जिस्टेंस, एसेंस प्रीसीड्स एग्जिस्टेंस। क्यों, एग्जिस्टेंस का तो इन्होंने डिड्यूस किया है इसके बाद में, इसका मतलब पहले से कोई ना कोई है, कुछ एसेंस है जिससे एग्जिस्टेंस का पता लगा है। सार्त्र इसका उल्टा कहते हैं। वो क्या कहते हैं, दैट आई एग्जिस्ट देयरफॉर आई थिंक। ठीक है, ये क्या कहते हैं, दैट आई एग्जिस्ट देयरफॉर आई थिंक। पहले सोचने के लिए, सोचने की प्रक्रिया के लिए पहले मेरा एग्जिस्टेंस होना ज़रूरी है, जब ही तो सोचूंगा। ये कौन कहते हैं, सार्त्र कहते हैं। इसी को बोला गया है एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, कि पहले, सबसे पहले क्या होगा, एग्जिस्टेंस होगा, उसके बाद एसेंस अपना क्रिएट करेंगे।
तो अगर ये इस पे क्वेश्चन आता है एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस पर, तो आपको इसमें ये वाली बात भी लिखनी है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना है कि आखिर एग्जिस्टेंस पहले क्यों बताया जा रहा है, प्लस जो यहाँ पर मैंने नथिंगनेस में बताया था कि कैसे मैन का कोई एसेंस नहीं है, क्या क्या इन्होंने तर्क दिए थे या कोई कौन सा एग्जाम्पल दिया था, ये भी जोड़ना है। जब इन दोनों को आप जोड़ दोगे तो एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस का जो आंसर है वो एक तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब आप इसमें थोड़ा फ्रीडम और देखिए यहाँ पर कैसे इन्होंने बोला है। तो पहली बात तो कहने का ये है कि कोई एसेंस नहीं है, और जब कोई एसेंस नहीं है, ये क्या बताया था, जब प्राइमरी फीलिंग ऑफ एग्जिस्टेंस जो मैन है, ह्यूमन है, मैंने यहाँ पर बताया था कि उसके अंदर जब पहली बार एक प्राइमरी फीलिंग आएगी अपने एग्जिस्टेंस की, तो उसमें वो क्या कंक्लूजन निकालता है कि मैन क्या है, मैन इज़ फ्री, पूरी तरह से फ्री है डिसीजंस लेने के लिए। अब लेकिन सार्त्र जो फ्रीडम है उसके सब बहुत ज़्यादा सपोर्टर हैं, जो ह्यूमन बीइंग की जो फ्रीडम है पूरी तरह से फ्री मानते हैं, लेकिन इसको आप ये नहीं कह सकते कि वो एब्सोल्यूट फ्रीडम जो है उसको नहीं मानते। फ्रीडम को ये कैसी मानते हैं, रिलेटिव। उसके दो रीज़न है, एक यहाँ पर देखते हैं, एक पहले यहाँ देखिए। रिलेटिव होने का एक कारण इन्होंने ये भी बताया है कि कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस कुछ कैसे बताया इन्होंने, हम जिस घर में जिस माता पिता के से जन्म लेते हैं उसको डिसाइड नहीं कर सकते, हम सोशल सर्कमस्टेंसेस, जिस सोशल सर्कमस्टेंसेस में हम पैदा हुए हैं उनको भी हम डिसाइड नहीं कर सकते। इस तरह की कुछ चीज़ें इन्होंने कही हैं कि उनको हम, हालांकि इकोनॉमिक सिचुएशंस पे इनका क्रिटिसिज्म भी होता है, उन पे ये कहते हैं कि वो हमारी इच्छा है कि हम उनको साथ जिए या उनको छोड़कर जिए। ये कुछ तो एक इन्होंने ये एक्सेप्शंस बताए। बाकी जो एक रिलेटिव क्यों है, एब्सोल्यूट फ्रीडम क्यों नहीं है, ये यहाँ पर हम देखेंगे। अभी थोड़ा सा वेट करो, मैं आगे बताता हूँ। इतना याद रखना कि जो जैसे मान लो मैं कहूँ कि मैं फ्री हूँ पूरी तरह से, लेकिन और भी तो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं मेरी फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। इसीलिए जो फ्रीडम है, बहुत आर्डेंट क्या कहते हैं सपोर्टर हैं फ्रीडम के, लेकिन एब्सोल्यूट फ्रीडम को नहीं है। यहाँ पर मतलब इनका ये नहीं है कि फ्रीडम एब्सोल्यूट है। अब फ्रीडम की वजह से ये कुछ प्रॉब्लम्स बताते हैं। हम क्या हैं, पूरी तरह से अपने डिसीजंस में ज़्यादातर ये क्या मानेंगे कि डिसीजंस में क्या है, फ्री हैं। अब जब फ्री हैं किसके लिए, डिसीजंस के लिए। कोई भी डिसीजन जब हम लेते हैं, आप भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे डिसीजन लेते होंगे, जैसे ही आप उस डिसीजन को लेोगे तो आप उसको लेते ही आपके दिमाग में क्या एक थोड़ी सी उसके प्रति एंजाइटी डेवलप होगी, कुछ टेंशन होगी कि यार ये जो डिसीजन लिया है क्या ये डिसीजन सही है या गलत है। ऐसा तो नहीं कि फ्यूचर में इसके कुछ गलत परिणाम निकल कर आए। तो ये चीज़ें होने लग जाती हैं। उससे जब एंजाइटी होगी उससे क्या होगा, डर निकलेगा, ठीक है, फियर एक डेवलप होने लग जाएगा अंदर अंदर। और जब फियर डेवलप होगा तो वही वाली बात आ जाएगी, कौन सी, डिस्पेयर वाली, डिस्पेयर या निराशा। एक निराशा की स्थिति हो जाएगी। ऐसे में सार्त्र कहते हैं कि फिर मैन क्या करेगा कि ये जो अपने डिसीजन हैं, इनके जो परिणाम होंगे, इनके जो रिजल्ट्स होंगे, जब उनको वो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना बंद अगर कर देगा, अगर वो उनको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, मतलब कहने का ये है, ये नहीं मानेगा कि हाँ ये डिसीजन मेरे थे तो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, अगर वो इनको नहीं मानता है तो इस स्थिति को वो कहते हैं बैड फेथ। बैड फेथ या ऐसी ही जिंदगी को या ऐसी लाइफ को वो क्या कहते हैं, इन ऑथेंटिक एग्जिस्टेंस। इसको क्या कहते हैं, इन ऑथेंटिक एग्जिस्टेंस या बैड फेथ बोलते हैं। अब अगर इसका अपोजिट हो, मतलब ये कि आप जो डिसीजन है आपके, उसको आप जो भी डिसीजन आपने लिए हैं उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए,
और उनसे भागे मत। मतलब कहने का ये है अपनी परेशानियों से भागना नहीं है। जब जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई बहाना दे दो कि मैंने तो ये डिसीजन उसकी रिक्वेस्ट पे लिया था, या उनका प्रेशर ज़्यादा था, बार बार इंसिस्ट कर रहे थे घर वालों की वजह से या किसी की भी वजह से। ये कहते हैं आप घर वालों की अगर बात मान रहे हो तो वो भी तो हमारा खुद का डिसीजन है कि उसको माने या ना माने। तो किसी भी कोई बहाना देकर या किसी भी तरह से अगर आप रेस्पॉन्सिबिलिटी से बच रहे हो तो वो बैड फेथ है या इनऑथेंटिक एग्जिस्टेंस है। लेकिन अगर आप रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो अपने डिसीजंस की तो उसी को इन्होंने क्या बोला है, ऑथेंटिक लाइफ बोला है, और इसी को ये एडवोकेट करते हैं। और ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो अच्छा ऐसा नहीं है कि ऑथेंटिक लाइफ आप उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने लग जाओगे तो प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। प्रॉब्लम्स तो होती हैं, हमारे जो भी डिसीजंस हैं उनमें कुछ ना कुछ दिक्कतें आगे आती हैं, अच्छे काम भी होते हैं, दिक्कतें भी आती हैं। ये क्या कहते हैं कि ये जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप उनको क्या कहते हैं, एक तरह से हेड ऑन लीजिए, सीधे सीधे आप उनसे लड़िए। कहने का मतलब ये है, जो प्रॉब्लम्स हैं उनका रास्ता खोजिए निकलने का, उससे भागना कोई सलाह इनकी नहीं है। उनका रास्ता खोजिए, उससे लड़िए, जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं आपके वहाँ पर उसका रास्ता मिलेगा। ये कहते हैं सार्त्र। अब देखते हैं, फ्रीडम देख लिया, रेस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे इन्होंने यहाँ पे रिलेट किया ये भी हमने देख लिया। अब देखते हैं 3 डायमेंशंस ऑफ एग्जिस्टेंस हैं क्या है। हालांकि ये इस पर कोई क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता कि आया हुआ है, लेकिन इनकी फिलॉसफी की समझ के लिए ये ज़रूरी है। देखो, गॉड को तो ये मानते नहीं हैं। जब गॉड को नहीं मानते तो ये 3 आप कैटेगरी मान लीजिए, या 3 एक तरह से इन्होंने कैटेगराइजेशन कर रखा है जितना भी जो चीज़ें हैं यहाँ पर उसका। एक है बीइंग फॉर इटसेल्फ, एक है बीइंग इटसेल्फ, एक है बीइंग फॉर अदर्स। इसका मतलब समझिए, इसको कहते हैं हिंदी में अचेतन सत, इसको कहेंगे चेतन सत। अब यहाँ तो कन्फ्यूजन होगा, चेतन अचेतन सत ये सारी चीज़ें क्या हैं, समझाता हूँ धीरे धीरे समझिए। 3 कैटेगरी में इन्होंने इनको रखा है, या 3 डायमेंशन बताए हैं एग्जिस्टेंस के। अच्छा, एग्जिस्टेंस ये किसका मानते हैं मैं पहले ही बता चुका हूँ। जितने भी एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसोफर हैं वो ह्यूमंस का ही एग्जिस्टेंस मानते हैं और किसी का एग्जिस्टेंस नहीं मानते। तो ये अभी देखेंगे, एक सेंस में एग्जिस्टेंस इनका नहीं मानेंगे। तो चेतन सत का मतलब आप सीधे सीधे कंफ्यूज मत हो, इसमें रखिए मनुष्य या ह्यूमन। चेतन सत का मतलब, या बीइंग फॉर इटसेल्फ, ये जो नाम दिया है इन्होंने, ये किसके लिए दिया है, ह्यूमंस के लिए दिया है या मनुष्य के लिए दिया है। बीइंग इटसेल्फ या अचेतन सत, ये जो नाम दिया है ये वस्तुओं के लिए दिया है। जो भी वस्तुएं हैं, जो भी चीज़ें हमें दिख रही हैं, उनके लिए इन्होंने नाम क्या दिया है, अचेतन सत या बीइंग इटसेल्फ। थोड़ा सा डिफरेंस भी बताऊंगा अभी इनमें। बीइंग फॉर अदर्स ये क्या है, ये भी सेम यही है, यानी मनुष्य या ह्यूमन है, लेकिन अदर या दूसरा या दूसरे मनुष्य। जैसे अगर मैं अपनी बात करता हूँ, बीइंग फॉर इटसेल्फ चेतन सत, मतलब मैं तो ये हूँ, मेरे अलावा जितनी भी चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, जो भी मटेरियल थिंग्स हैं या अनकॉन्शियस चीज़ें जो हैं, वो क्या हैं, बीइंग इटसेल्फ हो गई। और बीइंग फॉर अदर्स का मतलब यहाँ पर क्या है, जितने भी अदर ह्यूमन बीइंग्स हो गए मुझसे अलग, वो उनको क्या बोला गया जाएगा यहाँ पर, बीइंग फॉर अदर्स। ये 3 इन्होंने बताए। अब ये क्या कहते हैं कि जो ये बीइंग फॉर इटसेल्फ है, ये पूरी तरह से स्वतंत्र,
इसलिए भी नहीं है, एब्सोल्यूट फ्रीडम इसलिए भी नहीं है क्योंकि वो इनसे भी अफेक्ट होता है। उसकी फ्रीडम जो दूसरे जो ह्यूमन बींग्स हैं उनसे भी अफेक्ट होती है, और जो अचेतन सत्य या जो वस्तुएं हैं उनका भी उपयोग करते हैं, उनसे भी कहीं ना कहीं वो अफेक्ट होती है उनकी फ्रीडम। तो एक तो ये वाला डायमेंशन होगा। दूसरा ये है, ये कहते हैं कि जो बीइंग फॉर इटसेल्फ है ये पूर्ण नहीं है या कंप्लीट नहीं है, या कह सकते हो आप कि ये परफेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? ये कहते हैं इसमें हमेशा कोई ना कोई चीज़ क्या कर रही है, लैक कर रही है, किसी न किसी चीज़ की इसमें कमी है। इसीलिए तो ये क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, एक तरह से इसका उद्भव उभरना चालू है। इसी को तो एग्जिस्टेंस उन्होंने माना था। तो ये क्या है, कंप्लीट नहीं है। तो जितनी भी चेतन चीज़ें होंगी वो कंप्लीट नहीं है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लीजिए कि मैं हूँ, अगर मैं आज एक टीचर हूँ मानो, तो क्या इसको मेरा एसेंस कहना सही होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो तो हमने पहले डिस्कस किया था कि उस एसेंस, हाँ एसेंस है लेकिन उस सेंस में नहीं है। जैसे पत्थर का एसेंस पत्थर है, कल को बदल सकता है, हो सकता है मैं कुछ और करने लग जाऊँ, उसके बाद कुछ और करने लग जाऊँ। तो ये क्या है कहने का मतलब कि यहाँ पर जो कॉन्शियस चीज़ें जो होंगी वो बदलती रहती हैं। इसीलिए एक बहुत ज़रूरी लाइन है, वो भी आप याद रखो। ये क्या कहते हैं, जैसे हिंदी में बोला गया है कि वह नहीं है जो वह है, वह है जो वह नहीं है। ठीक है, अब कैसा सेंटेंस है? जैसे ही इज़ नॉट वॉट ही इज़, ही इज़ समथिंग वॉट ही इज़ नॉट। कि मतलब कहने का ये है, समझाता हूँ कि वह नहीं है जो वह है, वह है जो वह नहीं है। इसका मीनिंग क्या है? मुझे भी बहुत हंसी आई थी जब ये सेंटेंस में पढ़ता हूँ, तो क्योंकि दिमाग थोड़ा सा पजल हो जाता है, वही ही इज़ और ये वाली चीज़ें वह चलती रहती हैं। मीनिंग ये है कि ये कोई व्यक्ति है, आज टीचर है, क्या इसका एसेंस आप कह सकते हो कि पूरी तरह से इस व्यक्ति का एसेंस हमेशा के लिए टीचर हो गया? नहीं कह सकते हो सकता है कि कल ये टीचर ना रहे। तो क्या ये वो है जो वो है? नहीं है। ये अभी क्या है? टीचर है। तो क्या वह है जो है? नहीं है, वह टीचर नहीं है। वह तो वह है जो वह नहीं है। अब आज ये क्या नहीं है, हो सकता है कल को ये कुछ और हो, लेकिन ये क्या होगा ये तो हमको पता ही नहीं है, क्योंकि ये कौन डिसाइड करेगा? इस व्यक्ति का भविष्य मान लो कि 5 साल बाद, 10 साल बाद ये क्या होगा, इस चीज़ को डिसाइड कौन करेगा? इसके खुद के डिसीजन डिसाइड करेंगे। क्योंकि जब तो फ्रीडम को इतनी बात की जा रही है कि इसके खुद के जो डिसीजंस होंगे वही तो डिसाइड करेंगे कि ये क्या बनेगा। प्लस कुछ जो सर्कमस्टेंसेज होंगी, जो कंडीशंस होंगी, उससे भी अफेक्ट होगा व्यक्ति। मैंने बताया था कि सोशल सर्कमस्टेंसेज को हम चेंज नहीं कर सकते, ये मानते हैं कि ये भाई ये कहीं ना कहीं इनकी फ्रीडम में एक्सेप्शन है। तो ये हम बता नहीं सकते कि इसका एसेंस कल को 5 साल बाद क्या होगा, लेकिन इतना अब कंफर्म हो गया कि वह नहीं है जो वह है, वह है जो वह नहीं है। ये आशा करता हूँ आपको समझ में ज़रूर आ गया होगा। फिर भी अगर नहीं आया हो तो थोड़ा सा 2 बार आप वीडियो को बैक करके देखना, ज़रूर समझ में आ जाएगा। उसके बाद बुक रीडिंग तो आप कोई ना कोई कर ही रहे होगे, वहाँ से और आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ मेरा ऐसे समझाने का एक और मतलब ये था कि ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है बीइंग इटसेल्फ, ये इनकम्प्लीट होते हैं, ये कंप्लीट है। कंप्लीट क्यों है? कंप्लीट ना होने का एक रीज़न ये भी है, ये इनकम्प्लीट है बिकॉज ये चेंज हो रहे हैं, ये चेंज नहीं होते। कोई वस्तु है, ये पेन है, ये क्या चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा। इनकी भाषा के अनुसार देखना, अभी अगर आप बुद्ध के हिसाब से देखोगे तो फिर तो ये भी चेंज हो रहा है हर टाइम पे। एग्जिस्टेंशियलिस्ट जो रियलिस्ट है उनके हिसाब से देखिए तो इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है एक तो। दूसरी चीज़, क्या इस पेन को
खुद अपनी खुद की अवेयरनेस है, खुद की कॉन्शियसनेस है, इसको नहीं है। ये भी एक रीज़न है। लेकिन इसको तो अपनी होने की, अपने एग्जिस्टेंस की प्राइमरी फीलिंग है, इसको कोई प्राइमरी फीलिंग नहीं है। ये इनमें डिफरेंसेस है। तीसरा तो आपको मैंने बता ही दिया है कि जो अदर ह्यूमन बींग्स होंगे वो बीइंग फॉर अदर्स उसको नाम बोल देंगे। यही इनकी फिलॉसफी थी। तो जो रिफ्यूटेशन ऑफ गॉड में मैंने पहली वीडियो में जो आपको बताया था कि गॉड को इस आधार पर भी रिफ्यूट किया जाता है, अब आप उसको यहाँ फिट करके देखिए कि गॉड, अगर हम गॉड को मानते हैं तो गॉड कैसे होते हैं? परफेक्ट होते हैं। गॉड कैसे होंगे? परफेक्ट होंगे। लेकिन आप बताओ यहाँ इन तीनों को देखकर कि जो इन तीनों में कॉन्शियस कौन कौन सा है? ये है और ये है। तीसरा, क्या कॉन्शियस जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट हैं? नहीं है, क्योंकि वो तो चेंज हो रही हैं। कंप्लीट होने की तरफ ही तो बढ़ रही हैं आगे, इवॉल्व होकर परफेक्ट होने के लिए। लेकिन वो क्या है? परफेक्ट नहीं है, कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट क्या है? बीइंग इटसेल्फ। और बीइंग इटसेल्फ कैसा है? अचेतन है। अचेतन का मीन्स अनकॉन्शियस है, जड़ है। तो ये भी एक रिफ्यूटेशन में इन्होंने तर्क दिया है सार्त्र ने कि गॉड के न होने का एक ये भी तर्क है कि अगर गॉड हैं तो वो परफेक्ट है, अगर गॉड परफेक्ट हैं तो इसका मतलब परफेक्ट चीज़ें तो अचेतन ही हो सकती हैं, अनकॉन्शियस चीज़ें ही परफेक्ट हो सकती हैं, इसलिए भी गॉड नहीं है। ये इनकी फिलॉसफी थी। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई टॉपिक छूटा हो या कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो बताएं। एक चीज़ और देखो, कभी कभी क्या होता है कि जब हम कोई वीडियो है या कोई बुक है, कोई भी बुक आपने पढ़ी होगी, उसको पढ़ते टाइम पे जब आप उसे दोबारा पढ़ोगे तो आपको समझ बहुत अच्छा आता है। लगता है कि यार बहुत सी चीज़ें तो पहले छूट गई थी। तो कभी कभी आपको लगता है कि यार मैं समझ में नहीं आया, पूरा ही समझ में नहीं आया, तो एक बार दोबारा से वीडियो को देखने की कोशिश करें। ज़्यादा लंबी वीडियो तो होती नहीं है। तो ठीक है, फिर थैंक यू। और जो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की और फेसबुक ग्रुप की लिंक पड़ी हुई हैं, आप उनको ज्वाइन कर लें। कभी ना कभी वो आपके काम आते ही रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।